बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा अर्जुन सिंह का राज था। उनकी पत्नी, जो कि राज्य की महारानी थी, वो भी काफी तेजस्वी महिला थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अमृता था। कोई राजकुमार ना होने की वजह से पूरे राजपाट को संभालने की जिम्मेदारी अमृता पर ही थी। इसलिए अमृता को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला और अब अमृता विवाह योग्य हो गई थी। इसलिए राजा अर्जुन सिंह को अपनी बेटी अमृता की विवाह की चिंता हुई। इस बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, महारानी, अमृता बड़ी हो गई है, उसके विवाह के लिए हमें कोई योग्य वर ढूंढना होगा। आपने सही कहा महाराज, मैं भी इसी चिंता में दुखी हूँ। महारानी, आप दुखी क्यों हैं? बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? महाराज, हम अमृता की वजह से ही इस राजपाट के लिए निश्चिंत थे। अब वो हमें छोड़कर चली जाएगी, फिर कौन संभालेगा ये सब? महारानी, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए अमृता को आजीवन अपने घर में तो नहीं रख सकते ना। ऐसा हो सकता है महाराज, अगर हम अमृता के लिए कोई साधारण लड़का खोजें जो समझदार हो और शस्त्र चलाना भी जानता हो, हम उसके साथ अमृता का विवाह करवा सकते हैं और हम सब यही साथ रह सकते हैं। लेकिन महारानी, इस छोटे से राज्य में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? कोई तरीका निकालिए महाराज, जैसे कि कोई प्रतियोगिता। हाँ, सही कहा तुमने, ये सुझाव सही है। अब मैं कुछ सोचता हूँ। उसके बाद राजा ने अपने मन में योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, सिपाही, पूरे राज्य में ये ऐलान करा दो कि राजकुमारी अमृता का विवाह होना तय हुआ है, जिसके लिए एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें वर की बुद्धि और बल का परीक्षण किया जाएगा, और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा, राजकुमारी अमृता उसको अपना वर मान लेगी। ठीक है महाराज, मैं अभी पूरे राज्य में ये खबर ऐलान करवा देता हूँ। उसके बाद सिपाही वहाँ से चला गया और राजा अर्जुन सिंह भी कठिन से कठिन प्रतियोगिता कराने की तैयारियां करने लगे। ये खबर राजकुमारी अमृता तक पहुँचाई गई। राजकुमारी अमृता ने भी किसी से कोई सवाल नहीं किया और अपने माता पिता का सम्मान रखते हुए वो मान गई। दूसरी तरफ सिपाही पूरे नगर में ये ऐलान करवा चुका था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आखिरकार प्रतियोगिता का वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस प्रतियोगिता में केवल साधारण परिवार के युवाओं को ही आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसमें आसपास के राज्य के राजकुमार भी पहुंच गए। ये सब देख राजा ने कहा, मैं सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता सिर्फ साधारण परिवार के युवाओं के लिए ही है। राजा की ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े कुछ राजकुमारों में से एक राजकुमार बोला, राजा अर्जुन सिंह, आप इस तरह की बातें करके अपने पड़ोसी देश के राजकुमारों की बेइज्जती कर रहे हैं। इस स्वयंवर में हम भी शामिल होंगे और जीतकर राजकुमारी अमृता से विवाह भी करेंगे। लेकिन मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी राजघराने में नहीं करवाना है, इसलिए नियम अनुसार ही इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ने दें। राजा, भरी सभा में आप हम राजकुमारों का अपमान कर रहे हैं। इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं मेरा फैसला ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग योग्य हो, तुमको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, तो फिर तुम सबका भी स्वागत है। उसके बाद वो सभी राजकुमार भी पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। राजकुमार को देखकर आम लोगों की प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखकर सभी राजकुमार ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजा, आप तो जिद पर अड़े थे कि अपनी पुत्री का विवाह केवल साधारण व्यक्ति से ही करवाएंगे, लेकिन किसी साधारण युवा की तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं है। हमें देखकर सब पीछे हट गए। क्या राजकुमारी आजीवन कुंवारी रहेगी? तुम सभी अपनी औकात में रहो। महाराज, जल्दी से हमें प्रतियोगिता का नियम समझा दीजिए। नियम ये है कि राजा कुछ कहता इससे पहले ही गांव का एक किसान लड़का वहां आता है जिसका नाम मोहन था। मोहन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मेरा नाम मोहन है और मैं किसान हूँ। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। राजा अर्जुन सिंह मुस्कुराया और उसने उसको भी इस प्रतियोगिता में शामिल कर लिया। फिर राजा अर्जुन सिंह ने एक टेबल पर 7 कटोरियाँ रखवाई और कहा, सभी प्रतियोगी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इस टेबल पर मैंने 7 कटोरियाँ रखी हैं। किसी कटोरी में दूध है, किसी कटोरी में पानी। इस प्रकार सभी कटोरियों में अलग अलग चीजें हैं। इनमें से कोई एक कटोरी जादुई है। अपनी सूझबूझ से तुम्हें उस जादुई कटोरी को पहचानना है और ध्यान रहे वो कटोरी मेरे पूर्वजों की है, इसलिए उसको कोई नुकसान न पहुँचे।
सबसे पहले राजकुमार का नंबर आया। राजकुमार गया और उसने 7 कटोरियों को देखा। 7 में से एक कटोरी बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये कटोरी चमचमा रही है, इसका मतलब यही जादुई कटोरी है। राजकुमार अपने विवेक से उस कटोरी को उठाकर ले आए। इसी तरह बाकी राजकुमार भी आगे आए और अपनी सूझबूझ से एक कटोरी उठाकर ले गए। अब टेबल पर सिर्फ 3 कटोरियां बची थी। मोहन भी अपनी बारी आने पर कटोरी उठाने गया। उसने देखा कि एक कटोरी में पानी है, एक में दूध है और एक कटोरी में मिट्टी डालकर कुछ पौधे उगाए गए हैं। मोहन नन्हे पौधों वाली कटोरी को लेकर अपनी पंक्ति में खड़ा हो गया। बाकी राजकुमार मोहन का मजाक बनाने लगे। तुम सबने अपनी अपनी जादुई कटोरी उठा ली है, इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर चुके हो। अब मैं विजेता चुनूंगा। राजा की ये बात सुनने के बाद एक राजकुमार कहता है, विजेता चुनने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, विजेता तो मैं ही हूँ। देखिए जादुई कटोरी मेरे पास है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या सोचकर इस कटोरी को उठाया? इसमें इतना सोचने जैसा कुछ नहीं था महाराज, ये कटोरी सबसे ज्यादा चमक रही थी, तो यही हुई ना जादुई कटोरी। बाकी के राजकुमारों ने भी कुछ इसी प्रकार का जवाब दिया। जब मोहन की बारी आई तो राजकुमारी अमृता के चेहरे पर एक तेज आ गया, मानो उन्हें पता था कि वही उनका होने वाला पति है। बताओ मोहन, तुमने यही वाली कटोरी क्यों उठाई? महाराज, मैंने इस कटोरी को उठाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखा कि ये कटोरी सबसे पुरानी है और आपने कहा था कि कटोरी आपके पूर्वजों की है। पूर्वजों की है मतलब पुरानी होगी। और दूसरा ये कि इस कटोरी में एक बीज से पौधों को जन्म देने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मुझे ये कटोरी जादुई लगी। मोहन के इस सवाल से राजा अर्जुन सिंह बहुत प्रसन्न होता है। साथ ही राजकुमारी अमृता भी बहुत प्रसन्न होती है। फिर राजा कहता है, मैं अभी सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि इस राज्य को भविष्य में संभालने वाला राजा मोहन बनेगा और मैं राजकुमारी का विवाह भी मोहन से करवाऊंगा। मैंने बुद्धि परीक्षण के लिए आप लोगों से कहा था, इनमें से एक कटोरी जादुई है। फिर राजा ने अपना वादा पूरा किया और वहाँ राजा की जय जयकार का उद्घोष होने लगा। बाकी के राजकुमार वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग गए। कुछ समय बाद ही राजकुमारी अमृता का और मोहन का विवाह हो गया और राजा ने सभी चीज का भार मोहन के सर पर डाल दिया। इस प्रकार जादुई 7 कटोरियों की वजह से राजकुमारी अमृता को एक अच्छा और समझदार वर मिल सका। ये कहानी बिलासपुर में राज करने वाले राजा महेंद्र सिंह की है। महेंद्र सिंह एक बहुत ही बलशाली राजा थे। प्रजा द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता था, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक दुख था कि वो दोनों बे औलाद थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा बालकनी में उदास होकर खड़े थे। तभी उनके पास रानी आई और बोली, क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। मुझे बताइए आप किस सोच में डूबे हैं? महारानी, राज्य में हर किसी को औलाद का सुख प्राप्त है और एक हम हैं। शादी के 15 साल बाद भी अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। एक औरत के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन हम इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। मेरी जैसी स्त्री आपके लायक ही नहीं है, जिस राज को एक वंश नहीं दे सकती है। ऐसा मत कहिए महारानी, हम आपसे प्यार करते हैं। रानी राजा के गले से लगकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर काली परी प्रकट होती है। बिलासपुर राज्य में परियों का होना बहुत ही आम बात थी। वहाँ पर परियों का आना जाना लगा रहता था। काली परी को देखकर राजा महेंद्र कहते हैं, काली परी आप यहाँ, कहिए कैसे आना हुआ? आने से पहले आपको हमें खबर पहुँचा देनी चाहिए। हम आपके स्वागत की तैयारियाँ बहुत अच्छे से करते। हाँ काली परी, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस बिलासपुर नगर में घूमने आई थी, फिर मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। मुझे लगा मुझे आप दोनों की मदद करनी चाहिए। आखिर आप भी हम परियों की खातिरदारी पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, उसके बदले हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। माफ कीजिएगा काली परी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, आप और रानी साहिबा औलाद ना होने की वजह से बहुत चिंतित में हैं। मैं उसी चिंता का समाधान लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर काली परी अपने जादुई शक्ति से एक रोशनी प्रकट करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। जैसे ही काली परी का मंत्र खत्म होता है, वो रोशनी रानी परी के पेट में समा जाती है।
महाराज, आपकी चिंता खत्म हो चुकी है। रानी साहिबा गर्भवती है। अब आपको इनकी अधिक देखभाल करनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काली परी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में काली परी, आपने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। काली परी मुस्कुराती है और वापस चली जाती है। अब महाराज रानी परी का विशेष ध्यान रखने लगते हैं। देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के पश्चात रानी एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी को जन्म देती है। राजकुमारी के जन्म से पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है। हर तरफ नाच गाना और आतिशबाजियां चल रही थी। राजा ने खुश होकर कैदियों को भी रिहा कर दिया था। राजा ने राजकुमारी के पैदा होने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न रखा। राजा ने पूरे राज्य को न्योता दिया, साथ में परी लोक की सभी परियों को भी न्योता दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो काली परी को ही न्योता देना भूल गए। ये राजा की एक ऐसी गलती थी जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि काली परी बहुत गुस्से में थी। राजा को संतान का सुख मेरी वजह से प्राप्त हुआ है और राजा मुझे ही बुलाना भूल गया। कोई बात नहीं, राजा महेंद्र सिंह ने अभी तक मेरा अच्छा वाला रूप देखा है, बुरा वाला नहीं। एक तरफ काली परी बहुत गुस्से में थी तो दूसरी तरफ राजकुमारी के नाम की घोषणा की गई। आज हम अपनी राजकुमारी के नाम की घोषणा करने वाले हैं। मेरी इतनी सुंदर पुत्री, आज से इसका नाम नायरा है। तभी वहाँ पर काली परी प्रकट हो जाती है और कहती है, नायरा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है राजा। राजा और रानी ने जब काली परी को देखा तो उन्हें याद आया कि उन्होंने काली परी को तो न्योता दिया ही नहीं था। राजा ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजकुमारी के पैदा होने की खुशी में मैं इतना पागल हो गया कि मुझे आपको न्योता देना याद ही नहीं रहा। भगवान के लिए आप बुरा मत मानिएगा। हाँ काली परी, हमें क्षमा कर दीजिए और नायरा को अपना आशीर्वाद दीजिए। आज आपकी ही वजह से हमारे राज्य में इतनी खुशियाँ आई है। माफी मांगने की और ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ राजकुमारी को श्राप देने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एक ऐसा आशीर्वाद देने आई हूँ जो शायद किसी श्राप से बढ़कर होगा। ऐसा कहकर काली परी नायरा के नजदीक जाती है और कहती है, वाकई में राजकुमारी दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। मैं राजकुमारी नायरा को आशीर्वाद देती हूँ कि इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सभी लोग इसकी खूबसूरती की तुलना प्रकृति की अनोखी चीजों से करने लगेंगे और राजकुमारी की तुलना जिस चीज से की जाएगी, राजकुमारी उसी चीज की बन जाएगी। और अपनी खूबसूरती के कारण राजकुमारी नायरा में बहुत क्रूरता और घमंड आ जाएगा। ऐसा कहकर काली परी वहाँ से चली जाती है। काली परी के जाने के बाद रानी राजा से कहती है, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं महाराज? जिन्होंने हमें संतान का सुख दिया, आप उनको ही बुलाना भूल गए। पता नहीं रानी, मुझसे ये भूल कैसे हो गई। मेरी इस भूल की सजा अब मेरी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। राजा रानी को परेशान देखकर रानी परी उनके निकट आती है और कहती है, आप दोनों परेशान मत होइए। मैं राजकुमारी नायरा को ये आशीर्वाद देती हूँ कि राजकुमारी के अंदर उदारता और नेक दिल की भावना एक दिन जरूर उत्पन्न होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर रानी परी भी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के आशीर्वाद से राजा रानी को थोड़ा सुकून मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और राजकुमारी बड़ी होने लगती है। राजकुमारी अब 18 बरस की हो गई थी। राजकुमारी की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी खूबसूरती देखने के लिए पागल रहते थे। राजकुमारी नायरा को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी ने अपनी तारीफ करने के लिए कुछ दासियों को रखा हुआ था, जो प्रतिदिन राजकुमारी की तारीफ किया करती थी। इसी तरह एक दिन, बताओ आज मेरे बाल और मेरी आंखें कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत राजकुमारी, आपकी सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं है। परी लोग की परियां भी आपके आगे फीकी है। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम रोजाना मेरी इसी प्रकार की तारीफ करती हो। मुझे कुछ अलग कहो। रोज रोज एक ही तारीफ सुनकर मैं पक चुकी हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर दासी अपना सर झुका लेती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी दासी आती है और कहती है, आप अपनी तारीफ करने का मौका एक बार मुझे दीजिए राजकुमारी, आप तृप्त हो जाएंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज तुम मेरे बाल और मेरी आंखों की तारीफ करो। आपके बालों का कोई जवाब नहीं है राजकुमारी।
परी लोग की परियों की आपके सामने क्या औकात है। आपका ये सुनहरे लंबे बाल सोने की चमक देते हैं और आपकी ये नीली धारी वाली आंखें, ऐसा लगता है आंखें नहीं हीरा चमक रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारी तारीफ बहुत अच्छी लगी। ये लो, मेरी मोतियों का हार रख लो और अब से मेरी तारीफ तुम ही किया करोगी। ऐसा कहकर राजकुमारी अपनी पुरानी दासी को लात मारकर अपने कक्ष से निकाल देती है और खुश होकर अपने आप को आईने में निहारने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके बाल सोने के हो गए हैं। ये देखकर उसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद राजकुमारी को अपनी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जब इस बात की खबर राजा और रानी को लगती है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि काली परी के आशीर्वाद का असर अब होने लगा है। राजा ने फौरन राज्य के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राजकुमारी की आंखें चेक करी और बोला, माफ कीजिएगा महाराज, क्योंकि अब राजकुमारी कभी देख नहीं सकती, क्योंकि उनकी आंखें हीरे की हो चुकी है और हीरे की आंख होने के कारण वो कभी नहीं देख पाएंगी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, राजकुमारी के बाल भी सोने के हो चुके हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। राजकुमारी की ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब वो देख ही नहीं सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने काली परी को निराश नहीं किया होता तो आज हमारी पुत्री को इतना कष्ट में नहीं रहना पड़ता। अब कुछ नहीं हो सकता है, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। धीरे धीरे ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। सारी जनता राजकुमारी का बहिष्कार करने लगती है। सभी लोग राजा से राजकुमारी को महल से निकाल देने की मांग करने लगते हैं। राजा को अपनी अंधी बेटी को महल से निकालना होगा, नहीं तो हम धरना करेंगे, राजा की कोई बात नहीं मानेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन, काली परी की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये अंधी राजकुमारी हमारे पूरे राज्य के लिए अशुभ है। जनता की बातें राजा तक पहुंचती है। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी भी चीज का त्याग कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी राजा और रानी को महल से राजकुमारी को निकालना ही पड़ता है। महल से निकलने के बाद राजकुमारी दर बदर भटकने लगती है। ये गरीब और चंद लोगों के लिए पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया, वो भी ऐसे समय में जब मुझे दिखाई नहीं देता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे अपना बदला लेकर रहूंगी। राजकुमारी अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसका अहंकार और घमंड अभी भी उसके अंदर था। राजकुमारी इधर उधर भटकने लगती है। 2 दिन तक उसे खाना नहीं मिलता। इस कारण वो बहुत कमजोर पड़ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। राजकुमारी सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसको ख्याल आता है, अरे मेरे पास तो सोने के बाल हैं, क्यों ना मैं इन्हें काटकर बेच दूं, जिससे मुझे खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद के अहंकार में ही गुम थी। धीरे धीरे राजकुमारी के ऊपर रानी परी के आशीर्वाद का असर होने लगा। उसके अंदर का अहंकार और घमंड खत्म होने लगता है और वो नेक दिल और उदारवादी होने लगती है। अपने बाल काटकर कुछ दिनों तक वो अपना गुजारा करती है। जैसे ही राजकुमारी का अहंकार पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, वैसे ही राजकुमारी की आंखें भी साधारण हो जाती है और उसे सब कुछ दिखने लगता है। अरे वाह, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो चुका है। मतलब काली परी का आशीर्वाद मेरे ऊपर से जा चुका है। अब मेरे ऊपर केवल रानी परी का आशीर्वाद रहेगा। राजकुमारी बहुत खुश होती है और विचार करती है कि वो वापस महल जाए। पिताजी मुझे महल से नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन जनता मेरा बहिष्कार करने लगी, इसलिए उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस महल जाऊंगी और मैं भी पिताजी की तरह सर्वप्रथम प्रजा को रखूंगी। राजकुमारी वापस महल चली जाती है। राजा और रानी अपनी बेटी को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से काली परी से क्षमा मांगते हैं। कुछ दिनों बाद राजा बूढ़ा हो जाता है, इसलिए अब राजकुमारी नायरा ही प्रजा को संभालने लगती है। वो भी अपने पिता की तरह ही थी, प्रजा को अपने दिल में रखती थी। प्रजा भी राजकुमारी नायरा के राज में बहुत खुश थी। इस तरह काली परी का श्राप खत्म होने के बाद राजकुमारी नायरा की जिंदगी बदल गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।